नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी वाक्य रचना एवं व्याकरण से। दोस्तों आज के हमारे प्रश्न रहेंगे। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, जो आपका पेपर सेकंड में दोस्तों ये टॉपिक है। इसके अंदर जो है दोस्तों आपके काफ़ी सारे टॉपिक हैं हिंदी वाक्य रचना एवं व्याकरण में, आप सभी जानते हैं, जिसमें आपका शब्द विचार हो गया, शब्दों के भेद हो गए, ठीक है। शब्दों के भेद में आपका उद्गम के आधार पर और बनावट के आधार पर या रचना के आधार पर, ठीक है, रूपांतरण के आधार पर, ठीक है। शब्द निर्माण में जो है आपका उपसर्ग प्रत्यय, संधि संधि विच्छेद, ठीक है, समास, समास विग्रह, साथ ही साथ वाक्य विचार में आपके वाक्य भेद हो गया, वाक्य शुद्धि, वाक्यांश के लिए एक शब्द, और वर्तनी शुद्ध हो गया, वर्तनी शुद्धि, और साथ ही साथ बोध शक्ति और आपका अपठित गद्यांश। तो दोस्तों ये आपका इस टॉपिक के अंदर जो है आपके इतने टॉपिक हैं, ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है। यहीं से दोस्तों आज का हमारा सेशन रहेगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों आज का सेशन रहेगा, और जिसमें हम आज जो है पार्ट 1 डिस्कस करेंगे दोस्तों, और जल्द ही दोस्तों इस पर जो है 2-3 क्लास हम जो है जल्द इसमें लाएंगे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, और आप सभी लोग दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं और साथ ही साथ आप लोग आंसर करते हुए चलेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन का आंसर करेंगे। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं। तो आपको बताना है उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं या कितने भेद होते हैं। ऑप्शन देखिए 3, 4, 5, 6। क्या हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। आप सभी ने पढ़ा है दोस्तों, उत्पत्ति के आधार पर याद रखेंगे, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के जो है कितने भेद होते हैं। तो यहाँ पर 4 भेद होते हैं दोस्तों मुख्य रूप से, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको पूछा जाए कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद या कितने प्रकार होते हैं, तो आप आंसर करेंगे दोस्तों 4 प्रकार या 4 भेद होते हैं। कौन कौन से 4 भेद होते हैं दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। पहला आपको ध्यान रखना है तत्सम, ठीक है, तत्सम शब्द, ठीक है। दूसरा याद रखना है तद्भव, ठीक है। तीसरा याद रखना है तत्सम तद्भव देशज, ठीक है, देशज। और चौथा याद रखना है आपको विदेशज, ठीक है, विदेशज। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, अगर आपको पूछा जाए उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, तो 4 भेद होते हैं दोस्तों, आपको ध्यान में रखने हैं, तत्सम तद्भव देशज और विदेशज। अगर वैसे बात करें तो दोस्तों उत्पत्ति के आधार पर शब्द के जो है 6 भेद होते हैं, ठीक है। इनमें से 4 तो ये हो गए, पांचवा आपको याद रखना है। पांचवा क्या है, पांचवा माना जाता है अर्ध तत्सम को। इसको माना जाता है अर्ध तत्सम, ठीक है। पांचवा अर्ध तत्सम, और छठा आपका क्या हो जाएगा संकर शब्द, ठीक है, संकर शब्द। तो ध्यान रखेंगे, अगर आपको पूछा जाए उत्पत्ति के आधार पर मुख्य रूप से शब्द के कितने भेद होते हैं, तो आप आंसर करेंगे 4 भेद होते हैं मुख्य रूप से, ठीक है। कौन कौन होते हैं, तत्सम तद्भव देशज और विदेशज। अगर आपको पूछा जाए उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कुल कितने भेद होते हैं, तब आंसर करेंगे दोस्तों अर्ध तत्सम और संकर शब्द भी इसमें ऐड करेंगे, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, ठीक है। अच्छे से ध्यान में रखना है, आपको अगर मुख्य रूप से पूछा जाएगा तो 4 करेंगे, अगर आपको कुल पूछा जाएगा तो आप फिर 6 करेंगे, जिसमें आपका अर्ध तत्सम और संकर शब्द को आपने जो है ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करना है व्यवहार के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं। चलिए आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 2 का। साथ ही साथ दोस्तों आप लोग जो है प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, व्यवहार के आधार पर पूछा है आपको, व्यवहार के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं। ऑप्शन देखिए 2, 3, 4 या फिर 5। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, बताइए। व्यवहार के आधार पर दोस्तों 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों शब्द, ठीक है। व्यवहार के आधार पर कौन कौन से होते हैं, एक तो सामान्य शब्द होते हैं और दूसरा क्या होता है विशिष्ट शब्द।
ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे दोस्तों, प्रत्येक क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि इस टॉपिक में जो आपका पेपर सेकंड है, इसमें जो आपकी टॉपिक है, आप सभी ने सिलेबस देखा होगा, जिसमें आपका भारतीय काव्य शास्त्र है इसमें, ठीक है, पाश्चात्य काव्य शास्त्र है, हिंदी आलोचना है इसमें, और चौथा जो इसमें पॉइंट है वो है हिंदी वाक्य रचना एवं व्याकरण, जिसको हम देख रहे हैं दोस्तों अभी। इसमें हम जो है दोस्तों 3-4 क्लास इसमें लेके आएंगे, जिसमें आपका टोटल जो है इसको हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। इसमें से आपके सारे क्वेश्चन हम देखेंगे। तो यहाँ पर आपका जो है राइट आंसर यहाँ पर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा दोस्तों। दो प्रकार ध्यान रखेंगे, व्यवहार के आधार पर शब्द के दो प्रकार होते हैं। पहला होता है दोस्तों, पहला कौन सा होता है, पहला होता है सामान्य शब्द, ठीक है, क्या होता है, सामान्य शब्द। और दूसरा प्रकार होता है विशिष्ट शब्द। दूसरा क्या होता है, और विशिष्ट शब्द। तो ये दोस्तों कई बार पूछा जाता है, तो आपको ध्यान में रखना है। आपको पूछ लिया जाएगा व्यवहार के आधार पर जो है शब्द के कितने प्रकार होते हैं, तो आप आंसर करेंगे दोस्तों, दो प्रकार होते हैं, सामान्य शब्द और दूसरा आपका विशिष्ट शब्द, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 है, अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। चलिए आंसर कीजिए दोस्तों। ये कन्फ्यूजन होता है दोस्तों, ठीक है, जब आप देते हैं, यानी कि जब आप एग्जाम हॉल में होते हैं, तो वहाँ पर उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर, तो यहाँ पर आपको ये ध्यान में रखना है। रूपांतरण के आधार पर, व्यवहार के आधार पर, तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है प्रत्येक को, ठीक है। देखिए अर्थ के आधार पर जो है शब्द कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन देखिए 2, 4, 5, 6। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ पर, अर्थ के आधार पर पूछा है, अर्थ के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं। चलिए क्या हो जाएगा राइट आंसर, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का, अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं अर्थ के आधार पर, ठीक है। ध्यान रखेंगे, अर्थ के आधार पर शब्द के कितने प्रकार या कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं, ठीक है। इसमें पहला जो भेद होता है वो कौन सा होता है, पहला भेद होता है सार्थक शब्द, ठीक है। क्या होता है, सार्थक शब्द होता है। सार्थक शब्द किसे कहते हैं, सार्थक शब्द ऐसा शब्द जिसका सार्थक अर्थ है, यानी कि जिसका सार्थक अर्थ हो, उसको हम क्या बोलते हैं, सार्थक शब्द। दूसरा प्रकार ध्यान रखेंगे, दूसरा है आपका निरर्थक शब्द। दूसरा क्या होगा, निरर्थक शब्द। तो आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, आपको पूछ लिया जाएगा अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, आंसर करेंगे 2 भेद होते हैं, पहला आपका सार्थक शब्द, दूसरा आपका निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द ऐसा शब्द जिसका सार्थक अर्थ हो, और निरर्थक का मतलब क्या हो जाएगा, बिना अर्थ वाला शब्द, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है आपका ए राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। इसका आंसर करेंगे दोस्तों, प्रत्येक क्वेश्चन का आपने आंसर करना है। 4 का देखिए, संकर शब्द किसे कहते हैं, चलिए आंसर कीजिए। अभी मैंने बताया था ना आपको, संकर शब्द उत्पत्ति के आधार पर मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं शब्द, ठीक है। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। मैंने आपको बताया कि उत्पत्ति के आधार पर संकर शब्द को भी लेंगे हम, ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, संकर शब्द किसे कहते हैं। ऑप्शन देखिए, संस्कृत भाषा का शब्द, संस्कृत भाषा का शब्द तो आपका तत्सम शब्द होता है, ठीक है, ये नहीं हो सकता, ठीक। दूसरा देखिए, दो भाषा के शब्दों से मिला हुआ शब्द, मिलकर बना शब्द, या फिर ग्रामीण भाषा का शब्द, या फिर ग्रामीण व संस्कृत भाषा के कुछ विशेष शब्द। तो संकर शब्द आप जानते हैं दोस्तों, राइट आंसर क्या हो जाएगा 4 का, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये दो भाषा के शब्दों से मिलकर बने होते हैं संकर शब्द, ठीक है। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ध्यान रखेंगे, संकर शब्द किसे कहते हैं, दो भाषा, यानी कि दो अलग अलग भाषा के शब्दों से मिलकर जो शब्द बनता है उसको हम बोलते हैं संकर शब्द, ठीक है। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 है, जिन शब्दों में प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें कहा जाता है पद, पदबंध, विकारी शब्द, या फिर अविकारी शब्द। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ पर, प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है तो उनको हम क्या कहते हैं, कैसे शब्द कहते हैं जिसमें परिवर्तन नहीं होता है, तो आप सभी जानते हैं क्या हो जाएगा, अविकारी शब्द, ठीक है।
तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आपको दो चीज़ ध्यान में रखनी है। अगर बात करें दोस्तों प्रयोग के अनुसार जो है अगर परिवर्तन होता है, ठीक है, अगर परिवर्तन जो है अगर होता है तो परिवर्तन जब होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम विकारी शब्द। क्या बोलते हैं? विकारी शब्द बोलते हैं, विकारी शब्द। ठीक है, अगर परिवर्तन नहीं होता है तब हम उसको क्या बोलते हैं? अविकारी शब्द बोलते हैं। ठीक है, दोनों याद रखेंगे, जिन शब्दों में परिवर्तन होता है, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे? विकारी शब्द बोलेंगे, और जिन शब्दों में परिवर्तन नहीं होता है उसे हम बोलेंगे अविकारी शब्द। ठीक है, अब विकारी शब्द कौन से हो जाते हैं? देखिए, विकारी शब्द किसे कहेंगे आप? जैसे आपका संज्ञा हो गया, ठीक है, संज्ञा, सर्वनाम, ठीक है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ठीक है, विशेषण हो गया, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये क्या होते हैं? सब ये सब विकारी शब्द होते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे, आगे भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि विकारी शब्द कौन होते हैं और अविकारी शब्द कौन होते हैं। ठीक है, देखिए, विकारी शब्द आपको मैंने बता दिया, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये विकारी शब्द होते हैं। अविकारी शब्द की बात करें तो यहाँ पर अविकारी में आपका क्या आ जाएगा? अविकारी शब्द में आ जाएगा आपका क्रिया विशेषण हो गया। ठीक है, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण के साथ साथ यहाँ पर ध्यान रखेंगे संबंध बोधक शब्द आ जाते हैं इसमें। ठीक है, अविकारी में संबंध बोधक, संबंध बोधक शब्द कौन से होते हैं? संबंध बोधक शब्द बताइए, कमेंट कीजिए। ठीक है, संबंध बोधक हो गया, समुच्चय बोधक शब्द हो गया, और विषमयादि बोधक शब्द हो गया। ये किस में आते हैं? आपके अविकारी शब्द में। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दोस्तों ध्यान में रखना है। ठीक है, प्रयोग के अनुसार जिन शब्दों में परिवर्तन होता है उसे हम विकारी शब्द कहते हैं। प्रयोग के अनुसार जिन शब्दों में परिवर्तन नहीं होता है उसे हम अविकारी शब्द कहते हैं। ठीक है, विकारी शब्द में कौन कौन से आते हैं? आपकी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। और अविकारी शब्द में आते हैं क्रिया विशेषण, आपका क्रिया विशेषण शब्द, संबंध बोधक शब्द, और समुच्चय बोधक शब्द, और विषमयादि बोधक शब्द। ठीक है, तो इसको यहाँ पर आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? चलिए आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर करना है, रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन देखिए 3, 4, 5 या फिर 2। चलिए आंसर कीजिए। ये क्वेश्चन दोस्तों मैंने आपको जो है पहले भी करवाए हैं। ठीक है, अगर आप इनकी जो है डिटेल क्लास अगर देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए दोस्तों, वहाँ पर आपको जो है यहाँ पर सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे। समास, संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, ठीक है, वाक्यांश के लिए एक शब्द, ठीक है, सारी चीज़ें मैंने करवा रखी हैं। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ पर? रचना के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं? तो 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? साथ ही साथ दोस्तों आप आंसर कमेंट्स जरूर करें। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। रचना के आधार पर शब्द के 3 प्रकार होते हैं, 3 भेद होते हैं। कौन कौन से 3 भेद होते हैं दोस्तों? आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि आपको पूछ लिया जाएगा। ठीक है, रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। पहला आता है आपका रूढ़ शब्द। ठीक है, रूढ़ शब्द आता है। दूसरा क्या आता है आपका? दूसरा आता है यौगिक शब्द। ठीक है, यौगिक शब्द। और तीसरा क्या आता है? योगरूढ़ शब्द। ठीक है, तीसरा क्या आता है? योगरूढ़ शब्द। ठीक है, ये 3 आपको ध्यान में रखने हैं दोस्तों। आपको पूछ लिया जाएगा रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। आप आंसर करेंगे दोस्तों रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योगरूढ़ शब्द, यानी कि 3 भेद होते हैं। ठीक है, रचना के आधार पर शब्द के। तो यहाँ पर रूढ़ शब्द आप जानते हैं दोस्तों, रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? रूढ़ शब्द दोस्तों जिनको आप तोड़ नहीं सकते हैं, यानी कि जिनको आप 2 खंडों में बांट नहीं सकते हैं, उनको हम बोलते हैं रूढ़ शब्द। या इनको आप कह सकते हैं, रूढ़ शब्द को मूल शब्द भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? पूछ लिया जाएगा आपको। इसको मूल शब्द भी कहते हैं, रूढ़ शब्द को। ठीक है, जिनको हम तोड़ नहीं सकते हैं, जिनको हम 2 खंडों में बांट नहीं सकते हैं, ठीक है, उनको हम रूढ़ शब्द बोलते हैं। जैसे आपका कान हो गया, ठीक है, कान, कलम हो गया,
ठीक है, कलम हो गया, कान हो गया, ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे। ठीक, दूसरा जो है प्रकार जो है यौगिक। तो यौगिक शब्द दोस्तों किन्हें कहते हैं, यौगिक शब्द किसे कहते हैं? दो शब्दों के मेल से बना शब्द जिसे हम यौगिक शब्द कहते हैं, यानी कि दो शब्दों के मेल से बने हुए शब्द को हम यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा दोस्तों, जैसे विद्यालय हो गया, विद्या धन आलय, ठीक है, दो शब्दों से बना है। जैसे शिवालय हो गया, ठीक है, शिव शिवाधन आलय, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो है ध्यान में रखेंगे, यौगिक शब्द दो शब्दों के मेल से बने शब्द को हम यौगिक शब्द कहते हैं, ठीक है। तीसरा आपका योगरूढ़ आता है। तो योगरूढ़ शब्द किसे कहते हैं दोस्तों? योगरूढ़ शब्द आप जानती हैं, यह किसी तीसरे अर्थ का बोध कराता है, ठीक है। किसका बोध कराता है? तीसरे अर्थ का बोध कराता है योगरूढ़ शब्द, ठीक है, तीसरे अर्थ का बोध कराता है आपका योगरूढ़ शब्द। अब तीसरे अर्थ का बोध किस प्रकार से कराता है? जैसे आपने देखा होगा पंचानन, ठीक है, पंचानन हो गया, दशानन हो गया, ठीक है। पंचानन यानी कि पांच हैं आनंद जिनके, यानी कि ब्रह्मा, भगवान, और साथ ही साथ दशानन की बात करें, 10 हैं आनंद जिसके, यानी कि आपका रावण, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका योगरूढ़ में ध्यान रखेंगे। योगरूढ़ आपका जो आपने समास पढ़ा है, बहुब्रीहि समास आपने पढ़ा होगा, तो आप इसको मिलता जुलता मान सकते हैं, बहुब्रीहि समास जैसा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, रचना के आधार पर शब्द के तीन भेद होते हैं। पहला रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द और तीसरा योगरूढ़ शब्द, ठीक है। रूढ़ शब्द किसे कहेंगे? रूढ़ शब्द को हम मूल शब्द भी कहते हैं, जिसको हम जो है तोड़ नहीं सकते हैं, जिसको खंडों में बांट नहीं सकते, उसको हम रूढ़ शब्द बोलते हैं। यौगिक शब्द दो शब्दों के मेल से बना शब्द, जिसको हम यौगिक शब्द कहते हैं। और योगरूढ़ शब्द क्या होता है? यह किसी तीसरे अर्थ का बोध कराता है, ठीक है। क्लियर हो गया ना? तो याद रखेंगे, रचना के आधार पर शब्द के तीन जो प्रकार या तीन भेद जो होते हैं, कौन कौन होते हैं? रूढ़, यौगिक और योगरूढ़, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर आंसर करना है दोस्तों, निम्न में योगरूढ़ शब्द है। चलिए आप आंसर कीजिए। अभी मैंने आपको रूढ़, यौगिक शब्द और योगरूढ़ शब्द बताए थे, तो यहाँ पर आपको बताना है निम्न में योगरूढ़ शब्द है कौन है, बताइए। पीला, जलज, पर, दूध वाला। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ पर? योगरूढ़ शब्द मैंने बताया था, योगरूढ़ शब्द यह किसी तीसरे अर्थ का बोध कराता है। तो अब तीसरे अर्थ का बोध कौन सा आपको यहाँ पर करा रहा है? देखिए, पीला जो है दोस्तों, पीला क्या है? ये मूल शब्द है, यानी कि ये रूढ़ शब्द है, ठीक है, रूढ़ शब्द। और यहाँ पर जो दूध वाला है, दूध वाला कैसा शब्द है यहाँ पर बताइए? दूध वाला यानी कि किससे बना है? मैंने अभी बताया था आपको ऊपर, दो शब्दों के मेल से बना शब्द, जिसे हम क्या बोलते हैं? यौगिक शब्द बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? आपका ये दूध वाला जो हो जाए, ये क्या हो जाएगा? यौगिक हो जाएगा, ठीक है, यौगिक शब्द हो जाएगा। पर जो है, पर क्या होगा? पर भी आपका क्या है? मूल शब्द है ना, पर। तो यहाँ पर ये भी आपका क्या हो जाएगा? रूढ़ शब्द हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? जलज, ठीक है, ठीक है, जलज हो जाएगा। जलज का मतलब क्या होता है? तो आप जानते हैं दोस्तों, जलज मीन्स क्या होता है? कमल। क्या होता है? कमल होता है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए, आपको दोस्तों ध्यान में रखना है कि जो रचना के आधार पर जो हम बात करते हैं शब्द की, तो रचना के आधार पर तीन प्रकार के भेद दोस्तों हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें आपका रूढ़, यौगिक और योगरूढ़ है। इसको आप ध्यान में रखेंगे, यहाँ से आपके क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, ठीक है। या तो आपको रूढ़ शब्द पूछ लिया जाएगा, या यौगिक शब्द पूछ लिया जाएगा, या फिर योगरूढ़ शब्द पूछ लिया जाएगा, ठीक है। तीनों को ध्यान में रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, शहद शब्द है। तो शहद कैसा शब्द है? तत्सम है, तद्भव है, देशज है, या फिर आगत शब्द है? चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर? शहद, जिससे हम दोस्तों क्या बोलते हैं? मधु, ठीक है, शहद को क्या बोलते हैं? मधु बोलते हैं ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर बताइए, कैसा शब्द है? तत्सम, तद्भव, देशज, आगत। तो दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? शहद जो है दोस्तों, ये तत्सम भी नहीं है, ठीक है, और तद्भव भी नहीं है, देशज भी नहीं है। तो ये कैसा शब्द है शहद? ये दोस्तों आगत शब्द है, ठीक है। कैसा शब्द है? आगत शब्द।
आगत शब्द किसे कहते हैं? जो किसी विदेशी भाषा से धीरे धीरे हिंदी में शामिल हो गए हों, उनको हम बोलते हैं आगत शब्द। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर जो शहद है दोस्तों, ये आगत तो है, आगत शब्द है, लेकिन किस भाषा का शब्द है ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये अरबी भाषा का शब्द है दोस्तों, शहद। किस भाषा का शब्द है शहद? अरबी भाषा का। ठीक है, ये भी आपको पूछ लिया जाएगा तो ध्यान में रखेंगे। आगत शब्द किसे कहते हैं? आगत शब्द जो है, जो किसी विदेशी भाषा से धीरे धीरे हिंदी में शामिल हो गए हों, उनको हम बोलते हैं आगत शब्द। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर शहद जो है, एक ऐसा शब्द है, अरबी शब्द है दोस्तों, अरबी भाषा का शब्द है, इसको भी आपने ध्यान में रखना है। तो हम दोस्तों यूज़ करते हैं ना, हम शहद कहते हैं, हम शहद बोलते हैं। तो असल में दोस्तों हम जो है अरबी भाषा का शब्द बोलते हैं, ठीक है, शहद। लेकिन एक्चुअल में जो हिंदी में इसका अर्थ होता है, इनकी जो हिंदी में हम इसको शहद को बोलते हैं, तो हिंदी में हम क्या बोलते हैं? मधु बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। इसका आंसर करें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर करेंगे, निम्न में योगरूढ़ शब्द है। चलिए आंसर कीजिए। अभी मैंने ऊपर बताया था आपको, योगरूढ़ शब्द किसे कहते हैं? यह किसी तीसरे अर्थ का बोध कराता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए? दशानन, राक्षस, सुर, योद्धा। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? दशानन हो जाएगा। ठीक है, ऊपर अभी बताया था आपको, दशानन यानी कि 10 हैं आनंद जिसके, अर्थात अर्थात बताइए, रावण। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। योगरूढ़ शब्द में दोस्तों आपको सारे अच्छे से याद रखने। ठीक है, कोई भी आपको पूछ लिया जाएगा तो इसलिए एक बार इसकी एक्सरसाइज आप जरूर देखें योगरूढ़ शब्द की। ठीक है, तो दोस्तों योगरूढ़ शब्द और कौन कौन से होते हैं बताइए? दशानन हो गया आपका, पीताम्बर हो गया। ठीक है, पीताम्बर, पीताम्बर का मतलब क्या हो गया? पीताम्बर यानी कि पीला वस्त्र धारण करने वाला, अर्थात भगवान विष्णु। ठीक है, भगवान विष्णु। तो तीसरा अर्थ आ रहा है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? योगरूढ़ हो जाएगा। ठीक, उसी प्रकार जैसे हमने बात की पीताम्बर यानी कि पीत धन अंबर। ठीक है, पीला वस्त्र जो धारण करता है वह आपका, अर्थात आपका भगवान शिव, सॉरी विष्णु। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर महादेव, तो महादेव भी आपका क्या होगा? महादेव में भी क्या होगा? योगरूढ़ होगा महादेव भी। ठीक है, इसके साथ साथ लंबोदर, लंबोदर भी कैसा होगा? कैसा शब्द होगा? योगरूढ़ शब्द होगा दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको सारे जो है ध्यान में रखने हैं। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। और कौन कौन से होते हैं योगरूढ़ आपको बताए? आप कमेंट कर सकते हैं योगरूढ़ शब्द। ठीक है, वीणा वादनी, वीणा वादिनी कैसा शब्द है? योगरूढ़ है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों, योगरूढ़ शब्द जब भी आपको पूछा जाएगा, आप बहुब्रीहि समास समझ लेना। ठीक है, इनकी बहुब्रीहि समास आप जानती हैं, तो उसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये किसी तीसरे अर्थ का बोध कराता है, जिसे हम योगरूढ़ शब्द कहते हैं। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपने आंसर करना है दोस्तों, पाणिनि के अष्टाध्यायी के अनुसार शब्द के भेद होते हैं। यानी कि यहाँ पर आपको बताना है, पाणिनि के अष्टाध्यायी के अनुसार शब्द के कितने भेद बताए गए हैं। चलिए आंसर कीजिए, 2, 3, 4, 5। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है, पाणि अष्टाध्यायी यानी कि पाणिनि का जो अष्टाध्यायी है, इसमें शब्द के कितने भेद बताए हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 10 का क्या हो जाएगा? इसमें 2 भेद बताए हैं दोस्तों। ठीक है, पाणिनि के अष्टाध्यायी में शब्द के कितने भेद बताए हैं? 2 भेद बताए हैं। कौन कौन से 2 भेद बताए हैं ये आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, इनमें कौन कौन से 2 भेद बताए हैं? एक तो बता रखा है आपका सुबंत शब्द। ठीक है, सुबंत शब्द। और दूसरा याद रखेंगे तिड़ंत। ठीक है, तिड़ंत, तिड़ंत। ठीक है, तो ये 2 प्रकार बताए हैं दोस्तों, आपको ध्यान में रखने। ठीक है, पाणिनि के अष्टाध्यायी के अनुसार शब्द के कितने प्रकार बताए हैं? 2 प्रकार बताए हैं या 2 भेद बताए हैं। कौन कौन से? पहला सुबंत
शब्द और दूसरा तिङंत शब्द। ठीक है, दोनों याद रखेंगे, आपको ऑप्शन में पूछे जा सकते हैं। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 11, इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, रूपांतर के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? चलिए आंसर कीजिए। और रूपांतर के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? 4, 3, 2 या फिर 6? चलिए आंसर कीजिए दोस्तों, क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर? मैंने ऊपर बताया था आपको, रूपांतर या परिवर्तन के आधार पर। ठीक है, तो कितने भेद होते हैं शब्द के? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। रूपांतर के आधार पर शब्द के दो प्रकार या दो भेद होते हैं। कौन कौन से दो भेद होते हैं? ऊपर बताए थे आपको, पहला विकारी शब्द बताया था, ठीक है, विकारी शब्द, और दूसरा बताया था मैंने आपको अविकारी शब्द। ठीक है, अविकारी शब्द। तो विकारी शब्द और अविकारी शब्द याद रखेंगे। ठीक है, विकारी शब्द में कौन आ जाते हैं? विकारी शब्द में आपका संज्ञा सर्वनाम। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, संज्ञा सर्वनाम, ठीक है, संज्ञा सर्वनाम, विशेषण क्रिया। ठीक है, विशेषण और क्रिया, ये किस में आते हैं आपके? ये आते हैं विकारी शब्द में। ठीक है, आपको संज्ञा में से पूछ लिया जाएगा, सर्वनाम से पूछ लिया जाएगा, विशेषण से पूछ लिया जाएगा, या फिर क्रिया से पूछ लिया जाएगा, तो वो आप किस प्रकार के शब्द होंगे? विकारी शब्द होंगे। ठीक है, अविकारी शब्द की बात करें तो अविकारी शब्द में आपका कौन कौन से आ जाएंगे? यहाँ पर मैंने बताया था आपको, क्रिया विशेषण शब्द आ जाएंगे इसमें। ठीक, क्या आ जाएंगे? क्रिया विशेषण। यहाँ पर मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप इसको नोट करें। क्रिया विशेषण, और क्रिया विशेषण के साथ साथ संबंध बोधक शब्द आते हैं इसमें, अविकारी में संबंध बोधक। ठीक है, संबंध बोधक। ठीक है, और कौन कौन से आते हैं इसमें? समुच्चय बोधक आते हैं अविकारी में, समुच्चय बोधक। ठीक है, समुच्चय बोधक आते हैं, और विस्मयादि बोधक शब्द आते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपको दोनों ध्यान में रखने हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। और रूपांतर के आधार पर कंफ्यूज नहीं होना है, और रूपांतर के आधार पर या फिर प्रयोग के आधार पर, या कह सकते हैं परिवर्तन के आधार पर। ठीक है, तो परिवर्तन के आधार पर या रूपांतर के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। ठीक है, दोनों मैंने आपको बता दिए, इसमें कौन कौन से विकारी शब्द होते हैं, कौन अविकारी शब्द होते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर करेंगे दोस्तों। साथ ही साथ दोस्तों आप लोग कमेंट्स जरूर करें। ठीक है, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आप जरूर दोस्तों कमेंट बॉक्स में करें। चलिए 12 का क्या हो जाएगा? राइट आंसर करिए। निम्नलिखित में विकारी शब्द कौन सा है? चलिए बताइए। अभी मैंने बताया था आपको विकारी शब्द और अविकारी शब्द किसे कहते हैं। चलिए यहाँ पर बताना है आपको, विकारी शब्द यहाँ पर कौन सा है? आज, लड़का, इधर, परंतु। चलिए आंसर कीजिए। विकारी शब्द कौन से हो जाएंगे? मैंने बताया था ना, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये सब विकारी शब्द में आते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? लड़का कैसा है? तो लड़का आपका विकारी शब्द है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। बाकी आज, इधर और परंतु ये अविकारी शब्द हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर करेंगे दोस्तों। निम्न में कौन अनुकरणात्मक शब्द है? चलिए आंसर कीजिए। आपको आंसर करना है यहाँ पर, निम्न में कौन जो है अनुकरणात्मक शब्द है? ऑप्शन देखिए, चंद्रमा, रण क्षेत्र, खड़ खड़, या फिर बंधन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? क्वेश्चन नंबर 13 का कौन यहाँ पर जो है अनुकरणात्मक शब्द है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों खड़ खड़। ठीक है, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं उनको हम बोलते हैं अनुकरणात्मक शब्द। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ से दोस्तों आपके तत्सम और तद्भव शब्द हैं। ठीक है, अब तत्सम और तद्भव शब्द तो आप सभी जानते हैं, इसको बताने की जरूरत नहीं है। तो ध्यान रखेंगे, तत्सम, तद्भव और उपसर्ग और प्रत्यय। ठीक है, यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैसे देखिए आपका उपसर्ग है, उपसर्ग किसे कहते हैं? तो पूछा जाता है जो शब्द के प्रारंभ में लगता है उसको हम उपसर्ग बोलते हैं, और जो अंत में लगता है उसको हम बोलते हैं प्रत्यय। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। उपसर्ग जो है शब्द के प्रारंभ में लगता है, और प्रत्यय जो है शब्द के अंत में लगता है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर करेंगे।
14 है दोस्तों, दीठी का तत्सम रूप है। ये तद्भव है दोस्तों दीठी, तो इसका तत्सम रूप आपने बताना है, क्या हो जाएगा, दृष्टि, दीष्टि या फिर दिष्टि या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा आंसर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 का दीठी का तत्सम रूप हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, दृष्टि हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, आपको ये भी पूछ लिया जाएगा कि दृष्टि का तद्भव क्या होगा। ठीक है, तो तद्भव क्या होगा इसका, आपका दीठी। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा आपको, दीठी का तत्सम रूप क्या हो जाएगा, दृष्टि हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो 14 का दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 15, इसका आंसर करिए। चलिए यहाँ पर आपको उपसर्ग बताना है। ठीक है, 15 में अधिकारी में उपसर्ग कौन सा होगा, बताइए। अधिकारी, उपसर्ग किसे कहते हैं, अभी बताया मैंने। उपसर्ग जो है ये शब्द के जो है, जो शब्द के प्रारंभ में लगते हैं। ठीक है, ये प्रारंभ में लगता है दोस्तों उपसर्ग, और प्रत्यय जो है, प्रत्यय आपका कहाँ लगता है, शब्द के अंत में लगता है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर अधिकारी में उपसर्ग कौन सा हो जाएगा, अ अधि री ई, क्या हो जाएगा बताइए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 15 का, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों। अधिकारी में कौन सा उपसर्ग है, अधि उपसर्ग है। ठीक है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, जैसे अधि उपसर्ग और किस में होगा, ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। अधि उपसर्ग से और क्या बन सकते हैं, जैसे आपका अधिराज्य, आपको पूछ लिया जाएगा अधिराज्य, अधिराज्य में आपको पूछ लिया जाएगा कि कौन सा उपसर्ग होगा, तो अधि उपसर्ग होगा अधिराज्य में। अधिकारी में अधि उपसर्ग होगा। ठीक है, अधिलाभ, ठीक है, अधिलाभ, अधिलाभ में भी क्या होगा, अधि उपसर्ग होगा। ठीक है, अधिकरण, तो ये आपको सारे ध्यान में रखने हैं। ठीक है, अधि से कौन कौन से आपके अधि उपसर्ग से कौन कौन से आपके शब्द बनते हैं, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। एक्सरसाइज आप जरूर करें दोस्तों, उपसर्ग प्रत्यय इससे संबंधित। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 में आपको बताना है निम्नलिखित में से किस शब्द में अ उपसर्ग नहीं लगा है। ध्यान रखेंगे, अ उपसर्ग की बात हो रही है, यहाँ पर अ उपसर्ग नहीं लगा, किस में नहीं लगा है आपको बताना है, अकथ, अभेद, अचूक, अनुज। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ पर 16 का राइट आंसर। अ उपसर्ग नहीं लगा है, किस में नहीं लगा है, देखिए यहाँ पर जो कथ है, अकथ है ना, अकथ यानी कि बिना कहे, तो यहाँ पर अ उपसर्ग लगा है दोस्तों। ठीक है, दूसरा अभेद, ठीक है, तो अभेद में भी आपका अ उपसर्ग लगा है। ठीक है, भेद, अभेद। ठीक है, चूक, अचूक, इसमें भी आपका जो है अ उपसर्ग लगा है। तो किस में नहीं लगा है दोस्तों, अनुज में नहीं लगा है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन डी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसमें आपका अ उपसर्ग नहीं लगा है अनुज में। ठीक, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में आपको बताना है दोस्तों। ठीक है, निम्नलिखित में से किस शब्द में नी प्रत्यय नहीं लगा है, इसमें किस में जो है नी प्रत्यय नहीं लगा है आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, शेरनी, कुटनी, नौकरानी, मोरनी। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। दोस्तों यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, किसी शब्द में अगर हम उपसर्ग और प्रत्यय लगाते हैं तो इससे क्या होता है दोस्तों, तो ध्यान रखेंगे, किसी शब्द में उपसर्ग या प्रत्यय लगाने से एक नए शब्द का निर्माण होता है, तब उसका अर्थ निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर, नी प्रत्यय किस में नहीं लगा है, देखिए पहला शेरनी है। ठीक है, यहाँ पर शेरनी में जो है आपका शेर जो है मूल शब्द हो जाएगा, शेर। ठीक है, शेर मूल शब्द हो जाएगा, और नी जो है आपका क्या हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा, तो क्या बन गया, शेरनी। ठीक है, दूसरा क्या है आपका, कुटनी। ठीक है, कुटनी में क्या हो जाएगा, कूट यहाँ पर क्या हो जाएगा, मूल शब्द हो जाएगा। ठीक है, कूट धन नी, कुटनी हो जाएगा, इसमें भी आपका न्यू प्रत्यय लगा है। ठीक है, मोरनी की बात करें तो मोरनी में आपका जो है मोर धन नी। ठीक है, मोर कैसा शब्द है, मूल शब्द हो गया, प्लस नी, मोरनी हो जाएगा।
इसमें भी आपका नी लगा है प्रत्यय, ठीक है, तीनों में नी प्रत्यय लगा है, लेकिन नौकरानी में दोस्तों नी प्रत्यय नहीं लगा है, ठीक है। नौकरानी में कौन सा प्रत्यय लगा है बताइए। नौकरानी जो है नौकर धन आनी, ठीक है, नौकर धन क्या हो जाएगा, नौकर धन आनी, नौकरानी तभी होगा ना, तो नौकर धन आनी यानी कि नौकरानी। तो इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है, इसमें आनी प्रत्यय लगा है, ध्यान रखेंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नौकरानी में आनी प्रत्यय लगा है, ठीक है। आनी प्रत्यय से और कौन कौन से शब्द बनेंगे, जैसे आपका देवरानी हो गया, जेठानी हो गया, ठीक है, और क्या बनेगा, सेठानी हो गया। तो इसमें बनता है आपका आनी प्रत्यय से, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 में आपने आंसर करना है, अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है। चलिए आंसर कीजिए, अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। उपसर्ग मैंने बताया ये शब्द के प्रारंभ में लगता है, ठीक है, तो बताइए अध होगा, अत होगा, अध होगा या फिर अधि होगा। आंसर कीजिए, क्वेश्चन नंबर 18 में अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, बताइए क्या हो जाएगा अध्यक्ष में। अध्यक्ष यानी कि अधिधन अक्ष, क्या होता है, अधिधन अक्ष क्या हो जाएगा, अध्यक्ष, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, अधि उपसर्ग, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, जैसे आपका अधिष्ठान हो गया, अधिग्रहण हो गया, ठीक है, अधिग्रहण में भी अधि होगा, अभी ऊपर हमने बात की थी अधि उपसर्ग की, अधिकारी हो गया, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, इसमें आपने आंसर करना है दोस्तों, संग्राम में उपसर्ग बताइए। चलिए संग्राम में क्या हो जाएगा उपसर्ग, बताइए फटाफट बताइए, सन, सम, सत या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा 19 का राइट आंसर। संग्राम में क्या कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सम उपसर्ग होता है इसमें, ठीक है, ठीक है, ध्यान रखेंगे सम। संग्राम में उपसर्ग पूछा जाएगा तो ध्यान रखेंगे, सत नहीं करेंगे, सम उपसर्ग होता है इसमें, ठीक है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला देखिए 20, यहाँ पर आपको बताना है सावधानी में कौन सा प्रत्यय है। 20 में आंसर कीजिए, चलिए सावधानी में प्रत्यय बताइए। मैंने बताया आपको उपसर्ग जो है शब्द के प्रारंभ में लगता है और प्रत्यय जो है शब्द के अंत में लगता है। तो यहाँ पर आपको बताना है सावधानी में कौन सा प्रत्यय होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों, सावधानी में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा बताइए। मूल शब्द क्या है यहाँ पर, ध्यान रखेंगे, अगर आप मूल शब्द पकड़ेंगे तो आप आसानी से जो है उपसर्ग प्रत्यय को सही कर सकते हैं, ठीक है। सावधानी में जो सावधान है ये मूल शब्द है, ठीक है, क्या है, सावधान कैसा शब्द है, ये मूल शब्द है, ठीक है, मूल शब्द है सावधान। इसमें क्या जोड़ दिया, ई जोड़ दिया, क्या बन गया ये, सावधानी बन गया, ठीक है। आप लोग आनी नहीं करेंगे बिल्कुल भी, ठीक है, अधिकांश लोग जो हैं यहाँ पर गलत करेंगे कि सावधानी में आनी कर देंगे, ठीक है, गलत होगा, ठीक। तो ध्यान रखेंगे, मूल शब्द आपने जानना है दोस्तों। तो सावधानी में सावधान मूल शब्द हो गया और यहाँ पर ई जो है क्या हो गया, प्रत्यय हो गया, तो सावधानी हो जाएगा, ठीक। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 21, 21 का आंसर करेंगे। 21 है जिंदगी में कौन सा प्रत्यय है। चलिए आंसर कीजिए, जिंदगी में कौन सा प्रत्यय होगा, गी प्रत्यय, ई प्रत्यय, दगी प्रत्यय या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर कीजिए दोस्तों, क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर 21 का। मूल शब्द देखना है, मूल शब्द जो है क्या हो जाएगा, जिंदगी में मूल शब्द क्या है, जिंदा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर बताइए। 21 में दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा प्रत्यय लगा है, गी प्रत्यय लगा है दोस्तों इसमें। जिंदगी में कौन सा प्रत्यय लगा है, गी प्रत्यय लगा है, ठीक है। जिंदगी में ध्यान रखेंगे, जिंदा जो है आपका क्या है, जिंदा है आपका मूल शब्द, इसमें क्या जुड़ा है, जिंदा में गी प्रत्यय जुड़ा है, तो क्या बन गया, जिंदगी बन गया, ध्यान रखेंगे, ठीक है। जिंदा क्या है, ये आपका मूल शब्द है,
दोस्तों अगर आप मूल शब्द को पहचान लेंगे तो आसानी से जो है आप प्रत्यय और उपसर्ग को कर सकते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 22। आंसर करना है, रसोइया में प्रत्यय बताना है आपने। चलिए बताइए, रसोइया में प्रत्यय कौन सा हो जाएगा? या आ रस। चलिए आंसर कीजिए क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर 22 का क्या हो जाएगा? रसोइया में प्रत्यय हो जाएगा। दोस्तों कौन सा प्रत्यय हो जाएगा बताइए। मूल शब्द क्या है मैंने बताया आपको। मूल शब्द क्या है इसमें? रसोई जो है इसमें मूल शब्द है। ठीक है, क्या है? रसोई जो है इसमें क्या है? मूल शब्द है। इसमें क्या जोड़ दिया? ईया जोड़ दिया, रसोईया हो गया ना। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर 22 का ऑप्शन बी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 23। 23 में आपको क्या बताना है? उपसर्ग बताना है। किसका? प्रत्याशा का। चलिए आंसर कीजिए। प्रत्याशा का उपसर्ग बताना है। प्रत्याशा में कौन सा उपसर्ग होगा? अ, प्र, प्रति या प्रत्या। चलिए आंसर कीजिए दोस्तों, क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 23 का? प्रत्याशा शब्द में उपसर्ग कौन सा होगा? मैंने बताया उपसर्ग जो है शब्द के प्रारंभ में लगता है। तो यहाँ पर 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? और राइट आंसर क्या हो जाएगा 23 का बताइए। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसमें न प्र उपसर्ग है, ठीक है, और न ही प्रत्यय है। तो क्या है इसमें? प्रति उपसर्ग है। दोस्तों ध्यान रखेंगे। ठीक है, 23 का राइट आंसर सी हो जाएगा। देखिए प्रत्याशा मैंने बताया था, आप मूल किसी शब्द में दोस्तों आपको आसानी से जो है आपको प्रत्यय जो है उपसर्ग प्रत्यय दिख जाते हैं, तो कहीं कहीं पर छिपे हुए भी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। प्रत्याशा का मूल शब्द ही क्या है? प्रतिधन आशा। ठीक है, प्रतिधन आशा क्या हो जाएगा? प्रत्याशा। ठीक है, तो प्रति क्या है? यहाँ पर मूल शब्द है प्रति। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रति उपसर्ग हो जाएगा। दोस्तों ध्यान रखेंगे। जैसे आपने प्रत्येक कह दिया आपको, ठीक है, प्रत्येक में क्या होगा? प्रत्येक में भी कौन सा उपसर्ग हो जाएगा आपका? प्रति उपसर्ग हो जाएगा। प्रतिदिन में, प्रतिदिन में भी आपका क्या होगा? प्रति उपसर्ग हो जाएगा। इसमें तो आसानी से आप देख सकते हैं ना, इसमें किसी किसी शब्द में छिपा रहता है, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक, वहां पर आपको जो है मूल शब्द को देखना है। चलिए 24 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 है, बुरे अर्थ में प्रयुक्त होने वाला बद उपसर्ग किस भाषा का है? चलिए आंसर कीजिए। यहाँ पर बद उपसर्ग है दोस्तों, और जिसका प्रयोग बुरे अर्थ में इसको प्रयोग किया जाता है, तो किस भाषा का है आपको बताना है। संस्कृत, हिंदी, उर्दू, फारसी या फिर अंग्रेजी। चलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा 24 का? बुरे अर्थ में प्रयुक्त होने वाला बद उपसर्ग किस भाषा का है? तो दोस्तों ये है आपका उर्दू फारसी का। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे, जो बद उपसर्ग है दोस्तों ये किस भाषा का है? ये उर्दू फारसी भाषा का है। ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब इनसे कौन कौन से शब्द बनते हैं इस उपसर्ग से, बद उपसर्ग से? जैसे क्या बन गया आपका? बदबू बन गया। ठीक है, बदबू। ठीक है, बदनाम हो गया। ठीक है, बदनाम, इसमें भी आपका क्या हो गया? बद उपसर्ग हो गया। ठीक है, बदमाश। ठीक है, बदमाश। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा? ये बद उपसर्ग से बने हुए शब्द हैं दोस्तों, आपको ध्यान में रखने। बुरे अर्थ में प्रयुक्त इनको किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 25 नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर करेंगे। सदैव शब्द में कौन सी संधि है? चलिए आंसर कीजिए 25 का। यहाँ पर आपको संधि बतानी है सदैव में। चलिए आंसर कीजिए। आप सभी ने दोस्तों आज संधि पढ़ी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है सदैव शब्द में कौन सी संधि हो जाएगी। यण संधि, व्यंजन संधि, वृद्धि संधि या फिर गुण संधि। तो सदैव का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बन जाएगा? ये सदा धन एव। ठीक है, सदा धन एव, जिसको हम क्या बोलेंगे? सदैव। ठीक है, अब बताइए कौन सी संधि हो जाएगी इसमें? तो 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वृद्धि संधि। ठीक है, ऑप्शन सी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर वृद्धि संधि हो जाएगा सदैव में।
और यहाँ से साथ ही साथ देखना, हमने संधि विच्छेद किया ना, सदा धन एव, तो यहाँ पर देखिए सदा से क्या आ गया, आ गया, ठीक है, और एव से जो है आपका ए आ गया, ठीक है। तो आ धन ए क्या बन जाएगा आपका, ए बन जाएगा, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 26। आपको बताना है दोस्तों कल्पांत शब्द में कौन सी संधि है। चलिए दोस्तों कमेंट कीजिए, कल्पांत शब्द, कल्पांत में कौन सी संधि हो जाएगी, गुण संधि, यण संधि, दीर्घ संधि, व्यंजन संधि। दोस्तों किसी भी शब्द की संधि बताने के लिए आपको जो है दोस्तों उसका संधि विच्छेद करना आना चाहिए, ठीक है। तो 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कल्पांत का अगर हम संधि विच्छेद कर लेते हैं तो इसका हम आसानी से जो है इसमें संधि बता सकते हैं। कल्पांत का संधि विच्छेद क्या होगा, कल्प, ठीक है, कल्प धन अंत, ठीक है, कल्प धन अंत यानी कि कल्पांत, ठीक है। अब कल्प जो है, कल्प से क्या आ गया आपका, ओ आ गया, ठीक है, कल्प ओ, अंत से भी क्या आ गया, ओ आ गया, ठीक है। जब और ओ जुड़ते हैं तो क्या हो जाता है, आ हो जाता है, ठीक है। तो आ और बड़ी ई, बड़ा ऊ और री, तो यहाँ पर कौन सा हो जाता है, तो आप सभी जानते हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा, दीर्घ संधि, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दीर्घ संधि हो जाएगी। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 27। इसमें आंसर करेंगे 27 का, भगवत भक्ति में संधि बतानी है। चलिए 27 का आंसर करेंगे भगवत भक्ति, इसमें कौन सी संधि हो जाएगी, स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि या फिर गुण संधि। चलिए आंसर कीजिए 27 का, भगवत भक्ति यानी कि भगवत धन भक्ति। अगर संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, भगवत धन भक्ति, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, भगवत भक्ति। अब बताइए कौन सी दोस्तों यहाँ पर संधि हो जाएगी 27 में, तो 27 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका व्यंजन संधि, ठीक है। ऑप्शन सी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 का। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 28। 28 में आपने बताना है दोस्तों धीरे धीरे में कौन सा समास है। अब यहाँ पर आपको समास से कुछ क्वेश्चन है, आपको बताना है धीरे धीरे में कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास या फिर द्विगु समास। चलिए आंसर कीजिए। धीरे धीरे मैंने आपको अच्छे से बताया था, इस प्रकार के जो आते हैं आपके, ठीक है, जैसे धीरे धीरे हो गया, साथ साथ हो गया, ठीक है, इनमें कौन सा समास होता है, तो याद रखेंगे दोस्तों 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास, ठीक है। तो यहाँ पर द्वंद्व समास मत समझ लेना आप लोग, ठीक है। धीरे धीरे में कौन सा समास होगा, अव्ययी भाव समास होगा दोस्तों, ठीक है। जैसे आपका अगर आप पूछा जाए आपको माता पिता, ठीक है, माता पिता में कौन सा समास हो जाएगा दोस्तों, बताइए। माता पिता हो गया, दिन रात हो गया, ठीक है। तो इनमें कौन सा समास हो जाएगा, तो इनमें हो जाएगा द्वंद्व समास, ठीक है। क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। धीरे धीरे हो गया, साथ साथ हो गया, ठीक है, धीरे धीरे साथ साथ, इसमें कौन सा समास हो जाएगा, इसमें अव्ययी भाव समास हो जाएगा इन दोनों में, ठीक। तो ध्यान में रखेंगे, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 29। इसका आंसर करें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 29 है वनवासी शब्द में समास बताना है आपको। चलिए वनवासी शब्द में कौन सा समास होगा, द्विगु होगा, द्वंद्व होगा, तत्पुरुष होगा या फिर कर्मधारय होगा। चलिए आंसर कीजिए। वनवासी, वन यानी कि जंगल का वासी, यानी कि जंगल में निवास करने वाला या जंगल का वासी कह सकते हैं। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पर, कौन सा समास हो जाएगा इसमें, ठीक है, वनवासी यानी कि वन या जंगल का वासी, जंगल का वासी, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा होगा का जो है यहाँ पर आप समझ चुके होंगे क्या हो जाएगा राइट आंसर, यहाँ पर तत्पुरुष हो जाएगा दोस्तों, संबंध तत्पुरुष हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आज का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। इसका आंसर करेंगे वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से होता है। चलिए बताइए वाक्यों का वर्गीकरण जो है
आपको पूछा है मुख्यतः जो है कितने प्रकार से होता है, 2, 3, 6, 8। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए क्या हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पर, वाक्यों का वर्गीकरण जो है मुख्यतः कितने प्रकार से होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वाक्यों का जो वर्गीकरण है वो 3 प्रकार से दोस्तों 3 प्रकार से होता है। तो ऑप्शन जो है यहाँ पर 30 का बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः 3 प्रकार से होता है दोस्तों, जिसमें आपने देखा होगा अर्थ के आधार पर, वाक्यों के भेद, रचना के आधार पर और क्रिया के आधार पर। ठीक है, अब कौन कौन से आपको ध्यान रखने 3। पहला आपको याद रखना है अर्थ के आधार पर। ठीक है, अर्थ के आधार पर। ठीक है, दूसरा ध्यान रखना है रचना के आधार पर। ये दोस्तों पूछे जाते हैं। ठीक है, अर्थ के आधार पर आपको पूछ लिया जाएगा, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। ठीक है, रचना के आधार पर, रचना के आधार पर, और तीसरा याद रखेंगे क्रिया के आधार पर। ठीक है, क्रिया के आधार पर। ठीक, अभी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है अर्थ के आधार पर जो है, ठीक है, आपको यहाँ पर पूछा जा सकता है कि अर्थ के आधार पर जो है आपको पूछ लिया जाएगा अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो 8 भेद होते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे, आपको पूछा जा सकता है कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो 8 भेद होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, रचना के आधार पर, तो रचना के आधार पर 3 भेद होते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। और क्रिया के आधार पर जो है वाक्य के 3 भेद होते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक, क्रिया के आधार पर 3 भेद कौन कौन से होते हैं वाक्य के, आप नोट करेंगे दोस्तों कौन कौन से होते हैं क्रिया के आधार पर वाक्य के 3 भेद। पहला होता है कृतवाच्य, दूसरा होता है कर्मवाच्य और तीसरा होता है भाववाच्य। ठीक है, तो क्रिया के आधार पर जो है ध्यान रखेंगे वाक्य के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, अब एक एक करके हम इनको एक बार देख लेते हैं। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहले ये देख लें कि वाक्यों का वर्गीकरण जो है मुख्यतः 3 प्रकार से होता है। एक तो होता है अर्थ के आधार पर, एक होता है रचना के आधार पर, एक होता है क्रिया के आधार पर। ठीक, अर्थ के आधार पर जो होता है वाक्यों के जो भेद होते हैं वो 8 होते हैं, रचना के आधार पर 3 होते हैं और क्रिया के आधार पर भी 3 होते हैं। चलिए एक बार इसको देख लेते हैं। चलिए देखिए, पहले हम क्रिया के आधार पर बात करें। देखिए, क्रिया के आधार पर वाक्य के भेद कितने होते हैं, 3 होते हैं, मैंने बताया। ठीक है, कौन कौन से 3 होते हैं। पहला होता है दोस्तों कृतवाच्य। ठीक है, सब आपने पढ़ा है। ठीक है, कृतवाच्य वाच्य करेंगे। ठीक, दूसरा याद रखेंगे कर्मवाच्य। ठीक है, कर्मवाच्य, और तीसरा याद रखेंगे भाववाच्य। ठीक है, भाववाच्य। ठीक है, अब देखिए कृतवाच्य की बात करें तो जहाँ कर्ता जो है प्रधान होता है उसको कृतवाच्य बोलते हैं, जहाँ कर्म प्रधान होता है वहाँ अब कर्मवाच्य बोलते हैं, जहाँ भाव प्रधान होता है वहाँ पर हम भाववाच्य बोलते हैं। ठीक, ये है दोस्तों आपका क्रिया के आधार पर वाक्यों के भेद। ठीक है, पूछे जाएंगे, ध्यान में रखेंगे। क्रिया के आधार पर आपको पूछ लिया जाएगा क्रिया के आधार पर वाक्यों के कितने भेद होते हैं। तो 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो तीनों भेद याद रखने हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ठीक है, इसके बाद आपको ध्यान रखना है दूसरा रचना के आधार पर। ठीक है, आपको पूछ लिया जाएगा रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो वाक्य की रचना के आधार पर 3 भेद होते हैं दोस्तों। ठीक है, अब ये कौन कौन से 3 भेद होते हैं आपको याद रखना है। ठीक है, साधारण साधारण वाक्य। ठीक है, साधारण वाक्य। दूसरा कौन सा होता है, पढ़ा है आपने, साधारण के बाद क्या आता है, संयुक्त वाक्य, और तीसरा याद रखेंगे मिश्र वाक्य। ठीक है, तीसरा क्या याद रखेंगे, मिश्र वाक्य। तो 3 जो है ये आपको याद रखने हैं। आपको पूछ लिया जाएगा रचना के आधार पर वाक्यों के कितने भेद होते हैं। तो 3 भेद होते हैं, साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। ठीक, इसके बाद आपको लास्ट याद रखना है अर्थ के आधार पर। ठीक है, अब यहाँ पर आपको पूछ लिया जाएगा कि अर्थ के आधार पर, ठीक है, वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के दोस्तों 8 भेद होते हैं। ठीक है, अब ये 8 भेद कौन कौन से होते हैं, इनके नाम आपको नोट कर लेने हैं। ठीक है,
कौन कौन से होते हैं? विधिवाचक वाक्य, ठीक है, विधिवाचक हो गया पहला। उसके बाद देखिए प्रश्नवाचक, ठीक है, प्रश्नवाचक दूसरा। तीसरा याद रखेंगे इच्छावाचक, चौथा याद रखेंगे निषेधवाचक, ठीक है। निषेधवाचक के बाद याद रखेंगे आज्ञावाचक, ठीक है, आज्ञावाचक के बाद याद रखेंगे दोस्तों विस्मयबोधक, ठीक है, विस्मयबोधक, ठीक है, विस्मयबोधक हो गया। और विस्मयबोधक के बाद याद रखेंगे संदेहवाचक, ठीक है, संदेहवाचक, ठीक। संदेहवाचक के बाद याद रखेंगे संकेतवाचक, ठीक है, ठीक है, संकेतवाचक, ठीक है। तो ये दोस्तों 8 दोस्तों प्रकार हैं, आपको ध्यान रखने। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद कौन कौन से आपको याद रखने हैं? विधिवाचक, प्रश्नवाचक, ठीक है, इच्छावाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, विस्मयबोधक, संदेहवाचक और संकेतवाचक, ठीक है। तो इनको आपने ध्यान में रखना है दोस्तों। मैंने आपको तीनों बता दिए हैं, ठीक है। वाक्यों का जो वर्गीकरण है वो 3 प्रकार से होता है, अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर और क्रिया के आधार पर, ठीक है। तो तीनों आपको ध्यान में रखने हैं। आज के सेशन में दोस्तों इतना ही। आई होप आप सभी को आज का सेशन अच्छा लगा होगा, और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।